जैसा कि शब्दों से ही इसके क्लियर हो जा रहा है, बाल विकास मतलब बालक का विकास। ठीक है, बालक विकास कैसे होता है बालक का, इसके बारे में बताया गया है। बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालक का विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक होता है। ठीक है, जो बालक होता है उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, भाषाई और सामाजिक रूप से विकास होता है, उसे ही बाल विकास कहते हैं। किसी बालक का समय समय के साथ मतलब समय के साथ साथ गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन को ही बाल विकास कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन वो होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे वृद्धि। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो 51 सेंटीमीटर का है, फिर कुछ साल बाद मतलब 2 फुट का, तो कभी 5 फुट का, ऐसे ऐसे बच्चा बढ़ते जाता है। इसे ही गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और परिमाणात्मक नहीं, इसे परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। जो वृद्धि होती है उसे हम लोग देख सकते हैं, इसे परिमाणात्मक विकास कहेंगे। और जो गुणात्मक विकास होता है वो बौद्धिक विकास होता है। जैसे बच्चे का तार्किक चिंतन करना और सोचना समझना, बुद्धि, ये सब चीज़ें जो होती हैं गुणात्मक परिवर्तन में आती हैं। ठीक है, तो इसे ही जब ये संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, मानसिक, ये सब जो परिवर्तन होता है समय समय पे, इसे ही बाल विकास कहते हैं। ठीक है, बालक का विकास इसे ही कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बालक में समय के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक विकास होना चाहिए। विकास जो होता है परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। विकास का एक क्रम होता है। विकास अधिगम एक साथ गति आगे नहीं बढ़ते गति से। ठीक है, जो विकास होता है वो परिपक्वता मतलब जब कोई बच्चा, मान लीजिए किसी चीज़ से ठोकर लग के बच्चा गिर गया, तो वो समझेगा कि इस पत्थर से मैं गिरा हूँ। आगे से वो सजग रहेगा कि आगे वो उस पत्थर से ना टकराए और संभल के चले। तो वही जो होता है वो अनुभव होता है। अनुभव से ही परिपक्वता आती है बच्चे के अंदर। तो जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी और अनुभव दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं। ठीक है, तो अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं एक दूसरे के। और विकास का जो क्रम होता है वो अस्थाई होता है। मतलब जैसे बालक जब पैदा होता है तब शैशवावस्था में होगा, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरा, फिर वृद्धावस्था। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले बालक शैशवावस्था में है, फिर किशोरावस्था में आया, फिर बाल्यावस्था में, ऐसा नहीं होता। विकास का एक क्रम होता है। जो विकास होता है वो, और अधिगम उसे कहते हैं जब बच्चा कुछ सीखता है और किसी चीज़ को सिखाता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इसे ही अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये जो विकास और अधिगम होता है ये एक समान गति से नहीं चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विकास अगर तेज़ी से मतलब अधिगम तेज़ी से हो रहा है तो विकास भी तेज़ी से हो, ऐसा नहीं है। अधिगम हम तेज़ी से कर सकते हैं, मतलब अधिगम हम सीखने और सिखाने की क्रिया होती है। और जो विकास होता है वो अंदर की क्रिया होती है, जैसे बुद्धि का विकास होना, इसका मानसिक विकास होना, ये सब जो होते हैं अंतर विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला कारक है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में वे कारक आते हैं जैसे वंशानुक्रम के कारक के कारण बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होते हैं। जो वंशानुक्रम होते हैं, वंशानुक्रम किसे कहते हैं? जैसे माता पिता, दादाजी दादी से, मतलब जो वंशज होते हैं, आने वाली पीढ़ी, उससे जो मतलब मिलते हैं गुण, उसे ही वंशानुगुण कहते हैं, वंशानुक्रम वाला गुण। ठीक है, वंशानुक्रम से रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई, किस तरीके का जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आँख का रंग होता है ये आनुवंशिक है या वातावरण, तो इसका आंसर होगा ये भी आनुवंशिकी गुण होता है। ठीक है, ये वंशानुक्रम से प्राप्त होता है आँखों का कलर। ठीक है, तो अगर बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, बच्चे के माता पिता छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा होगा। शारीरिक गठन, गठीली शरीर के माता पिता हैं तो बच्चा भी लगभग उसी गठीली शरीर का ही लगभग होगा। ठीक है, कुछ बच्चे आपको अपवाद में देखने को मिल सकते हैं। अगला देख लेते हैं। बुद्धि भी एक आंतरिक कारक है।
जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बुद्धि जो होता है वो भी आंतरिक कारक होता है, क्योंकि अगर बच्चे की बुद्धि बहुत तीव्र बुद्धि है बच्चे की, तो सीखने की योग्यता भी उसकी बहुत अच्छी होगी, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से सीखेगा। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान वो बहुत जल्दी से निकाल लेगा, किसी भी मसले पे वो तार्किक चिंतन बहुत अच्छा करेगा। किसी भी समस्या में मान लीजिए कुछ उसे समस्या दे दी जाती है तो उसका समाधान वो बहुत अच्छे से कर लेगा, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, अब तीसरा आता है बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन होना आवश्यक है। बच्चे का संवेगात्मक विकास, क्रोध, भय, ये सब संवेग होते हैं, संवेग 14 होते हैं, इसके बारे में मैकडूगल जी ने बताया है। ठीक है, तो जो संवेग होते हैं मैकडूगल ने बताया है, और संवेग जो होते हैं संतुलन की अवस्था में होना चाहिए संवेग, क्योंकि मान लीजिए बच्चा बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है, अगर वो बाहर कहीं जा रहा है तब भी वो क्रोधित होगा। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही भय उनके अंदर रहता है, तो कहीं बाहर गया और ज़रूरत से ज़्यादा ही डरने लगेगा। तो ये जो इससे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इसलिए बच्चे का संवेगात्मक विकास को अब जो कोशिश करना चाहिए कि बच्चे का संवेग जो हो वो संतुलन की अवस्था में हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बालक के शरीर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है। अगर बच्चे का शरीर और मस्तिष्क अगर अच्छे तरीके से विकसित है तभी बच्चा जो है, बालक का मतलब जो सर्वांगीण विकास अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो जो शरीर और मस्तिष्क दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। और अगला आता है बाह्य कारक, बाहर वाला कारक जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चे का विकास जो होता है ये बाहरी कारक में आ जाएगा प्रदूषण रहित वातावरण, या प्रदूषित हो, मतलब जैसे कि जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ का वातावरण किस तरीके का है। ठीक है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कैसी हैं, वो किस तरीके से वहाँ पे रह रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं बच्चे के विकास के लिए। ठीक है, और दूसरा आता है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चे के परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, उसके परिवार को समाज में किस तरीके से देखा जा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। कभी कभी बच्चा जो होता है उसके माता पिता की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो अपने आप को समाज में ढाल नहीं पाता है। बच्चे की अगर आर्थिक स्थिति उसके माँ बाप की अच्छी नहीं है तो वो कहीं भी जाने से शर्मिंदगी खुद को महसूस करता है। ठीक है, तो ये जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है ये भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड, बाल विकास के सिद्धांत को देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इसे आप लोग नज़रअंदाज मत करिएगा, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और अभी भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है। ये जो विकास होता है ये बुढ़ापे तक, मरते दम तक इंसान कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। ठीक है, गति अलग हो सकती है लेकिन ये जो विकास है कभी रुकता नहीं है। ठीक है, गति धीमी हो सकती है, तेज हो सकती है, लेकिन बच्चे का विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक है, ये जो विकास होता है ये अचानक से नहीं होता कि मान लीजिए बच्चा शैशवावस्था में अचानक उसका एक ही दिन में विकास हुआ और वो किशोरावस्था में चला गया, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है, और पूरा होने पे पूरी तरीके से आपको दिखाई देगा। और दूसरा आता है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास जो होता है वो एक दिशा में, निश्चित दिशा में चलता है। पहले शैशवावस्था में है, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में। ठीक है, इसी तरीके से जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो पहले बच्चे का सिर बनता है, फिर धड़ बनेगा, हाथ बनेगा, फिर पैर बनेगा। जब बच्चा बाहर आता है माँ के गर्भ से तो बच्चा पहले सिर को उठाएगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखेगा। तो विकास जो होता है वो एक निश्चित दिशा में चलता है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। जो बालक होता है वो अपने आप में अकेला होता है, लेकिन उसी के मतलब जैसे कोई बालक है वो अपने आप के लिए तो वो अकेला है, लेकिन उसके एज के बहुत से बालक होंगे जिनका अलग अलग तरीके से विकास होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक गति से सीखे। ठीक है,
कुछ बच्चे बहुत ही तेज़ी गति से सीखते हैं तो कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है। उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अलग अलग तरीके से होगा। इसे ही व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। और चौथा आता है क्रमबद्धता का सिद्धांत, जिसे हम पीछे भी बता चुके हैं। विकास का एक क्रम होता है जो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरा, फिर प्रौढ़ा, फिर वृद्धावस्था आएगी, ठीक है। तो विकास एक क्रम में चलता रहता है। अगला आएगा वंशानुगत और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास जो होता है वंशानुगत गुण और वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के प्रभावित करते हैं। और देख लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक मतलब शिक्षा में क्या क्या महत्व है, ठीक है। तो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को यह जानना जरूरी होता है कि बालक का व्यवहार कैसे प्रभावित होता है, ठीक है। अगर टीचर जो होते हैं वो बालक के विकास के बारे में जान रहे हैं कि बालक किस तरीके से बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, यह मतलब बच्चे की पूरी अगर डिटेल है उनके पास, बच्चे को अच्छे तरीके से वो जान रहे हैं टीचर्स, तो वो बालक का सर्वांगीण विकास अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बाल विकास की जानकारी टीचर्स को ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं उनको भी बाल विकास की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बालक को कब, क्या और कैसे सिखाना चाहिए, ये विकास सिद्धांत की जानकारी पर आसानी से सिखाया जा सकता है, ठीक है। कब बच्चे को क्या सिखाना है, बच्चा क्लास 2 में गया तो आप ऐसा नहीं है कि आप 3rd का सिलेबस उसे पढ़ा रहे हैं, नहीं। अगर आपको बाल विकास की जानकारी होगी कि बच्चे को किस समय पे क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, कैसे सिखाना है, ये बाल विकास के द्वारा ही टीचर्स जान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है टीचर्स को कि वो बाल विकास की जानकारी रखें। बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए उससे उतनी ही अपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाली नकारात्मक सोच को रोक सकता है। अगर बालक के बारे में जानकारी टीचर्स को अच्छे तरीके से है, बालक कितना सीख रहा है और कितना सीखना चाहिए इसे, इसकी जानकारी टीचर्स को है अगर, तो टीचर्स जो हैं वो बच्चे से उतनी ही उम्मीदें रखेंगे कि बच्चा हमें इतना ही बता सकता है। अगर उतना ही बच्चे से पूछ रहा है टीचर्स, तो बच्चा उतना बता के अपने आप को अच्छा महसूस भी करेगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन अगर टीचर्स को ये पता ही नहीं है कि क्लास 2 का बच्चा क्या बताए, तो वो 3rd या 4th का सिलेबस क्लास 2 के बच्चे से पूछ रहा है टीचर्स, तो वहीं पे बच्चा नहीं बताएगा और उसे निगेटिव सोच उसके अंदर आने लगेगी, ठीक है। बाल विकास सिद्धांत की जानकारी से बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति आदि का भी ज्ञान होता है जो बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता देता है। बालक किस चीज़ में रुचि ले रहा है, उसकी क्षमता कितनी है, किस तरीके से सोच रहा है, अगर इसकी जानकारी है टीचर्स को, तो बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इसका पाठ्यक्रम बच्चा मतलब टीचर्स अच्छे तरीके से निर्धारित कर सकता है, ठीक है। और अगला आता है बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा भी देता है, जैसे सामाजिक और संवेगात्मक विकास। किस तरीके से बच्चे का विकास करना है इसके बारे में टीचर्स बताता है अगर बाल विकास की जानकारी हो तो, ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता क्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बालक के व्यवहार को समझने में इसकी उपयोगिता है, बालक के व्यवहार को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, बालक के स्वरूप के बारे में अच्छे से समझा जा सकता है और शैक्षिक प्रक्रिया को भी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। शिक्षण को किस तरीके से टीचर्स प्रभावी बना सकते हैं इसके बारे में भी बाल विकास के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। अध्यापन की विधि को कैसे प्रभावी बनाएं, मतलब किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएं हम, किस तरीके से रुचिमय बनाएं हम क्लास को कि बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके और जल्दी सीख सके, ठीक है। बच्चे को किस तरीके से प्रेरित करें, क्या TLM लाएं कि बच्चा अच्छे तरीके से प्रेरित हो के इंटरेस्ट के साथ बच्चा सीखे, ठीक है। वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि भी बढ़ाने में बाल विकास मदद करता है, ठीक है। भूमिका श्रेणी को भी समझने में बाल विकास मदद करता है। तो आई थिंक ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। तो हमने कोशिश की कि आपको छोटे वीडियो में ही एक लेक्चर में हम ये चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसका एक वीडियो लाएं,
जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।